हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो मैंने आपसे पूछा था कि माइंड मैप आप हिस्ट्री के देखना चाहते हैं नहीं देखना चाहते। तो गाइस हाँ, आपके लिए गुड न्यूज़, हम खाली हिस्ट्री के माइंड मैप नहीं, उसी के साथ इकोनॉमी और पॉलिटी के भी लेके आए हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा ईजी हो जाए, ज़्यादा आप रिवाइज कर सके और जल्दी से अपने एग्जाम को क्लियर कर सके। यही टॉपर स्टॉप का ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे, यूरोपियंस इन इंडिया से। ठीक है, तो इसके अंदर हम पहले तो देखेंगे कौन कौन सी यूरोपियन पावर्स जो थी वो इंडिया के अंदर आई थी, किस तरीके की उनकी वॉर्स हुई थी और कैसे एक्सपेंशन पॉलिसीज क्या क्या थी ब्रिटिशर्स की। ठीक है, एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं यहाँ पे तो एक एक पॉइंट बताया जाएगा, तो माइंड मैप का ये मतलब नहीं होता। माइंड मैप का मतलब है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जा रही है फॉर योर रिवीजन। ठीक है, तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं पोर्टुगीज से। तो पोर्टुगीज का बेसिकली क्या था कि सबसे पहले जो यूरोपियन पावर इंडिया के अंदर आई थी या कहीं भी गई थी सी के थ्रू, मतलब समुद्र के थ्रू जो भी यूरोपियन पावर दूसरी जगह गई वो थी पोर्टुगीज, क्योंकि उस टाइम में जो शिप बिल्डिंग हुआ करती थी वो सिर्फ पोर्टुगीज को आया करती थी। इसी वजह से क्या होता था कि जो पोर्टुगीज थे वो फर्स्ट टू अराइव थे इंडिया में भी या फिर कहीं और भी कोई भी जगह हो गई। ठीक है, उसी वजह से अगर मान लीजिए कि इनके पास कोई स्किल है तो फिर यही उसकी मोनोपोली होगी, मतलब कि वही अलग से खाली कॉम्पिटिटर होंगे और कोई तो होगा नहीं वहाँ पे। तो इस वजह से मोनोपोली जो था सी ट्रेड का, क्योंकि इनको शिप बिल्डिंग आती थी, तो सी ट्रेड के अंदर मोनोपोली किसकी हो गई? पोर्टुगीज की हो गई। यहाँ पे इन्होंने फैक्ट्रीज जो थी वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड की थी आके इंडिया के अंदर, वो हमको देखना है। तो सबसे पहले कैलिकट में, फिर कोचीन में और देन गोवा में जो है इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया। पहले जो है इन्होंने अपनी कैपिटल दूसरी जगह रखी, देन बाद में इन्होंने अपनी जो परमानेंट कैपिटल थी वो गोवा में एस्टेब्लिश कर ली। तो इतना पोर्टुगीज के बारे में। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है कि पोर्टुगीज की जो शिप बिल्डिंग टेक्निक थी वो बहुत लंबे टाइम तक एक सीक्रेट नहीं रह पाया था, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि शिप बिल्डिंग कैसे होती है या टेक्निक्स यूज होती है वो पूरी जगह यूरोप में फैल गया और फिर बाद में और यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो भी इंडिया में या फिर और जगह इन्वेट करना शुरू कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है डच। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि देखिए ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, ये सिर्फ ये नहीं था कि ये स्पेसिफिकली ब्रिटिशर के लिए थी। जो भी यूरोपियन आया करते थे सिर्फ पोर्टुगीज को छोड़ के, वो अपने पीछे डच हो गया, फ्रेंच हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जरूर लगाया करते थे। ठीक है, तो जो डच आए इंडिया के अंदर वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आए थे और इन्होंने जो अपने ट्रेडिंग सेंटर्स खोले थे, क्योंकि डच जो थे ना उन्होंने इतना कुछ काम नहीं किया था और इवन जो डेन्स थे उन्होंने तो कुछ भी इवन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं किया था कि जिसको आप याद कर सके। तो यहाँ पे जो डच थे उन्होंने ट्रेडिंग सेंटर जो शुरुआत की थी वो सूरत से की थी। सूरत के बाद बरोच में, पटना के अंदर और आगरा के अंदर, ये जो चार थे ये इनके मेन ट्रेडिंग सेंटर्स थे। ठीक है, तो आपको बस नाम याद रखना है इनका। उसके बाद जो है एक चीज़ जो डच की आपको याद रखनी है कि देखिए जैसे हमने देखा कि पोर्टुगीज और जो इंग्लिश थे उनके बीच भी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई थी कि भी जगह को लेके, जो फ्रेंच और इंग्लिश थे उनके बीच भी हुई थी। जो डच थे ना वो सिंपली आए, उन्होंने ट्रेड किया और वो गए। उन्होंने कभी भी जो एक मिलिट्री पावर होती है वो इंडिया के अंदर नहीं एक्वायर की थी, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो नेवर एक्वायर द मिलिट्री पावर, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी यूरोपियन पावर ऐसी है कि जिसने मिलिट्री पावर को एक्वायर नहीं किया था, उसका आंसर इज डच। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फ्रेंच के ऊपर। तो फ्रेंच भी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही जो है, मतलब एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आए थे। बट एक चीज़ आपको याद रखना है कि देखिए ये जो आए थे ना, इंग्लिश आए थे, वो क्या आए थे, वो एक प्राइवेट ट्रेड की तरीके से आए थे। मतलब कि उनको क्या करता था, कंपनी जो था वो रखा करता था कि कंपनी रेगुलेट करेगा। बट जो फ्रेंच थे उनको गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल किया जाता था और यही डिफरेंस था कि जो फ्रेंच की एक्सपेंशन पॉलिसीज थी वो पोर्टुगीज से ज़्यादा बेटर थी, क्योंकि पोर्टुगीज जो थे वो भी प्राइवेट ट्रेड के थ्रू थे। तो फ्रेंच जो थी उनकी एक अच्छी पॉलिसी हुआ करती थी, उनकी डिसिप्लिन फोर्स हुआ करती थी। इस वजह से क्या हुआ था कि वो इंडिया के अंदर आए और उन्होंने जल्दी सी अपना जो एक अच्छा खासा मतलब कि बेस था वो इंडिया के अंदर बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंच जो थे कंट्रोल बाय गवर्नमेंट और उसी के साथ उन्होंने जो फैक्ट्री शुरू की थी। एक चीज़ देखिए कि जो सूरत जगह थी ना, क्या था, एक तो वो समुद्र के पास थी। ठीक है, आप खुद मैप में देखो कि ये जो अपना इंडिया है इधर ये सूरत आ जाता है और यूरोपियन पावर्स अगर इधर से आ रहे हैं तो उनके लिए फर्स्ट पॉइंट क्या पड़ता था, सूरत पड़ता था। और सूरत क्या है वहाँ पे, मतलब कि अगर मान लीजिए उस टाइम कॉटन की बात की जा रही है तो कॉटन का टेक्सटाइल था वो अच्छा हुआ करता था। तो या फिर नीचे आ गए केरला कर्नाटका के साइड तो वहाँ पे स्पाइसेस अच्छे हुआ करते थे, तो वो ट्रेडिंग के लिए कहा आते थे, यहीं आया करती थी इस वाले स्पेसिफिक एरिया के अंदर। तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपनी जो फैक्ट्री खोली वो सूरत के अंदर, करईकल के अंदर और चंद्रनागौर के अंदर खोली थी। तो इनके नाम
नाम आपको याद रखने। तो हमने मेन 3 को डिस्कस कर लिया, अब करते हैं जो सबसे मेन आई जिन्होंने हमारे ऊपर इतने साल राज किया, डेट इज इंग्लिश। ठीक है, तो इंग्लिश जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही आई, बट यहाँ पे कब आई 1600 में, जब क्वीन एलिजाबेथ थी उन्होंने ये अलाउ कर दिया कि ठीक है आप जाइए इंडिया में ट्रेड कीजिए। ठीक है, बट एज एन प्राइवेट ट्रेडिंग, वो ट्रेडिंग पहले आई, बाद में वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एंटर हो गई। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फैक्ट्री इंग्लिश ने शुरू की थी वो कहाँ करी थी, सूरत में की थी। मैंने आपको शायद हाँ मुगल से मैंने अभी नहीं बताया आपको, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो फर्स्ट इंग्लिश मैन आया था वो अकबर के कोर्ट में आया था, ना कि जहांगीर या शाहजहाँ के। तो इस चीज़ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो थॉमस रो आए थे वो जहांगीर के कोर्ट में आए थे, बट जो फर्स्ट आए थे मैं उनका नाम अभी एग्जैक्टली याद नहीं रखवा रही हूँ, बट अकबर के कोर्ट में वो आए थे। ठीक है, उसका नाम मैं कर दूंगी, जल्दी अनाउंस कर दूंगी। तो उसके बाद जो है ये हो गया कि सूरत के अंदर फैक्ट्री थी। उसके बाद क्या है कि ग्रांटिंग ट्रेडिंग राइट्स बाय मुगल्स, तो मुगल्स ने जो है उनको ट्रेडिंग राइट्स दिए थे। ट्रेडिंग राइट्स किसने दिए थे, जहांगीर ने दिए थे, पर आए किस टाइम थे, अकबर के कोर्ट में आए थे। ठीक है, उसके बाद जो इन्होंने ट्रेड सेंटर्स खोलने शुरू किए थे वो बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास के अंदर खोलने शुरू थे। उनको जो है वो दीवानी मिल गई थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की, जिससे उनके पास जो है वो बहुत सारी पावर आ गई। उनकी सेवरल वॉर्स हुई थी जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि इंग्लिश जो है उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है कंपेयर टू फ्रेंच, डच और जो पोर्टुगीज है उनके हुआ। अब एक क्वेश्चन राइज होता है जो इस माइंड मैप में मेंशन नहीं है, बट जस्ट है वो कि पोर्टुगीज जो थे वो फर्स्ट थे अराइव होने के लिए। ठीक है, उनके पास मोनोपोली भी थी और मतलब कि उनका ये भी नहीं था कि भाई बहुत ज़्यादा वो लड़ाई झगड़े में घुस रहे हैं। तो ऐसा क्या था कि जो इंग्लिश थे वो पोर्टुगीज से ज़्यादा हो गए, क्योंकि देखिए एक तो क्या था कि जब इंग्लिश या फिर जो फ्रेंच आए थे ना, बेसिकली अगर मैं फ्रेंच से कंपेयर करूँ तो उनका ये नहीं था कि उनको अपना रिलीजन जो है वो डोमिनेट करना है। यहाँ पे जो पोर्टुगीज थे वो अपना रिलीजन को सेटअप करना चाहते थे। लोकल रूलर्स जो थे उनकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लग गए थे, और मुस्लिम के लिए तो ये बहुत ज़्यादा इनटॉलरेंट थे। और उस टाइम में क्या होता, मुगल रूल था, तो मुगल्स में सारे मुस्लिम्स थे, तो इनकी जो इनटॉलरेंस थी, फिर बाद में करप्शन वगैरह चीज़ें आने लगी, तो इस वजह से पोर्टुगीज फर्स्ट टू अराइव थे, बट वो एंड तक नहीं रह पाए थे। ठीक है, ये रीज़न आपको पता चल गया। अब देखते हैं यूरोपियंस इंडिया जो है उसमें जब ये आ गए तो सबसे पहले जो इंग्लिश की लड़ाई हुई वो फ्रांस से हुई, क्योंकि फ्रांस जो था उसने अपना एक अच्छा सा बेस एस्टेब्लिश कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के अंदर क्या हुआ था, बेसिकली शुरुआत कहाँ से हुई कि दोनों ने ही जो है इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ लोकल लीडर के वो शुरुआत कर दी थी। जहांगीर के कोर्ट में हॉकिंस आए थे। ठीक है, हॉकिंस को परमिशन दे दी थी कि आप ट्रेड कीजिए, बट जो क्या किया था इन्होंने, ये जो इंग्लिश मैन हुआ करते थे, सॉरी जो फ्रेंच हुआ करते थे, इन्होंने क्या किया कि इंग्लिश शिप्स को जो है वो किस तरीके से किडनैप कर लिया, एक्वायर कर दिया। और जहांगीर जो थे वो भी थोड़ा फ्रांस के साइड भी थे, थोड़े इंग्लिश के साइड भी थे। तो क्या हुआ कि इंग्लिश जो थे वो जहांगीर के कोर्ट को छोड़ के चले गए, और वहीं से क्या हो गई, इन दोनों की लड़ाई शुरू हो गई कि कौन जो है वो इंडिया में सुप्रीम पावर बन के रहेगा। ठीक है, तो वहाँ पे लोकल लीडर्स के केसेस के अंदर जो है इनका इंटरफेरेंस शुरू हो गया था। उसी के साथ जो है इनकी जो लड़ाइयाँ हुई थी, एंग्लो फ्रांस राइवलरी जो हुई थी, वो ये नहीं था कि वो सिंपली आपस में हो रही है, ये किसी बीच में इंडियन रूलर को रखा करते थे। जैसे कि यहाँ पे हैदराबाद के रूलर को रख लिया, फिर कर्नाटक हो गया, मराठास हो गया। तो इन सभी के चलते जो है एंग्लो फ्रांस राइवलरी के अंदर 3 जो है इंग्लिश और फ्रांस की लड़ाइयाँ हुई थी, जिनको कर्नाटक वॉर कहा गया था, जो कि टोटल कितनी थी, 3 नंबर थी। ठीक है, ये हो गया एंग्लो फ्रांस का। उसके बाद आते हैं कि जो इंग्लिश थे वो जब आ गए, उन्होंने अपना बेस इस्टेब्लिश कर दिया, तो भाई लोकल रूलर, अब आप देखो आपके घर में आके कोई कहे कि मैं ही राजा हूँ यहाँ का, तो दिक्कत होगी ना आपको। तो जो लोकल रूलर्स है वो क्या चाहेंगे कि इनको निकालो यहाँ से। तो इस वजह से क्या हुआ कि बंगाल के अंदर, मराठास के अंदर, सिख्स के साथ और मैसूर के अंदर जो इंग्लिश थे उनकी जो है लड़ाइयाँ शुरू हो गई। ठीक है, इनके मेन पॉइंट्स अब देखेंगे। तो यहाँ पे क्या था कि बंगाल के अंदर शुरुआत कैसे हुई थी कि देखिए मैंने क्या बताया कि जहांगीर के टाइम में आ गए थे। औरंगजेब जो था उन्होंने कलकत्ता के अंदर जो है ये अलाउड कर दिया था कि आप अपना एक फोर्ट बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो औरंगजेब ने जो है वो परमिशन दे दी थी इंग्लिशर्स को, ताकि जो फोर्ट है वो कलकत्ता के नियर जो है आप बना सकते हैं। उसके बाद जो एक बंगाल के अंदर, हम बंगाल की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लेसी हुआ। 1857 की जो लड़ाई हुई थी उससे 100 साल पहले ही देश जो है वो आज़ाद हो सकता था, अगर उस टाइम जो मीर कासिम थे, मीर जाफर थे, इन सब ने जो है मिलके एक तरीके से धोखा न दिया होता। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ था, बैटल ऑफ प्लेसी हुई थी, जिससे कि एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग होल्ड वहाँ पे मिल गया था, मतलब कि पपेट गवर्नमेंट जो है वो शुरू हो गई थी इंग्लिश की। ठीक है, उसके बाद हुआ बैटल ऑफ बक्सर, जो कि हुआ 1764 में, और इस टाइम क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई। जो मुगल रूलर थे, शाह आलम सेकंड थे,
वो भी इनके अंडर चले गए, ब्रिटिशर्स के अंदर चले गए। तो उससे क्या हुआ स्पेसिफिकली कि एक जो ब्रिटिश सुप्रीम पावर थी वो यहाँ आ गई और सारे रूलर्स यहाँ रह गए। तो उसी से क्या हो गया, एक्सपेंशन शुरू हो गया। जो दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा थी वो कब मिली थी, इसी के तो बाद मिली थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद मुगल एम्परर ने दी थी। तो उसे एक दीवानी मिल गई, तो वो ज़्यादा ट्रेडिंग से कहाँ घुस गए, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर घुस गए। तो यहाँ पे और उसके बाद जो है डिसाइडेड फेथ ऑफ बादशाह जो ब्रिटिशर्स। तो ये जो हुई बंगाल की जितनी भी लड़ाइयाँ हुई या फिर ये वॉर हुई प्लासी की, बक्सर की, तो उससे क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स का जो एक फेथ था इंडिया के अंदर वो डिसाइड हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एंग्लो मराठा में। तो 1772 से लेके 1818 तक जो है एंग्लो मराठा वॉर जो है वो शुरू हुई थी। टोटल कितनी वॉर हुई थी, तो 4 वॉर्स हुई थी। यहाँ पे मराठास जो थे वो बार बार कोशिश कर रहे थे कि भाई किसी तरीके से जो है इनसे अपनी पावर को वापस लिया जा सके। एक बार यहाँ पे क्या चीज़ थी कि जो लोकल रूलर्स थे इंडिया के, इनके अलायंसेस जो बना करते थे वो बाद में क्या होता था कि ब्रिटिशर्स उनको जाके ब्राइब किया करते थे कि हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, और वो अपने लोकल रूलर्स को छोड़ के ब्रिटिशर्स के साइड चले जाया करते थे। ऐसा मराठास ने भी किया था। तो उसी के चलते जो है टोटल 4 वॉर्स हुई थी, क्योंकि उनकी खुद की भी इंटरनल प्रॉब्लम्स थी जिसके चलते वो ब्रिटिशर्स के पास हेल्प मांगने गए और ब्रिटिशर्स ने इस चीज़ का फ़ायदा उठा लिया। ठीक है, उसी के साथ जो है फिर बाद में ये जो पावर थी मराठा पावर, ये 4 के अंदर डिवाइड हो गई थी। डिटेल में मतलब कि अभी कराने लगे तो इतना बड़ा नहीं कर सकते एक माइंड मैप में। नेक्स्ट आते हैं एंग्लो सिख। तो एंग्लो सिख जो वॉर शुरू हुई थी वो रणजीत सिंह के अंदर जो है वो शुरू हुई थी। ठीक है, रणजीत सिंह जो थे वो बहुत ग्रेट रूलर थे। 2 वॉर हुई टोटल एंग्लो सिख, और लास्ट में क्या हुआ था कि यहाँ पे वो हुआ था, ट्रीटी ऑफ लाहौर भी हुई थी रणजीत सिंह के साथ। एंड देन जो डलहौजी थे उन्होंने लास्ट में पंजाब को एनेक्स कर लिया था। तो इन वाइसरॉय के नाम आपको याद रखने कि डलहौजी ने बाद में उसको कर लिया, पंजाब को एनेक्स कर लिया। नेक्स्ट आते हैं एंग्लो मैसूर वॉर में। तो 1769 से लेकर 1799 30 साल तक जो है एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो बार बार होती गई। 4 जो है वो टोटल वॉर्स हुई। यहाँ पे 2 मेन लीडर्स थे, एक तो थे अपने हैदर अली और एक थे टीपू सुल्तान जो कि उनके बेटे थे। 1799 में जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई, लास्ट जो वॉर थी एंग्लो मैसूर वॉर, तो फिर जो है ब्रिटिशर्स ने मैसूर के ऊपर अपना ऑक्यूपेशन पूरा का पूरा कर लिया। एक चीज़ जो यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी जो है वो एस्टैब्लिश किया था बहुत अच्छी तरीके से। जो मतलब आप ये देखिए कि जब मैसूर को ऑक्यूपाई किया था ब्रिटिशर्स ने, तो वे देख के हैरान हो गए थे कि वहाँ के जो फार्मर्स थे मैसूर के, उनकी कंडीशन 3 गुना ज़्यादा अच्छी थी जो कि ब्रिटिश रूल के अंदर फार्मर्स थे। मतलब कि इतनी प्रोडक्टिविटी, क्योंकि वो जो थे यूरोपियन एक मिलिट्री पावर को भी टीपू सुल्तान और जो हैदर अली थी वो लेके आ चुके थे। ठीक है, ये हो गए आपके एंग्लो मैसूर वॉर। लास्ट यहाँ पे देखते हैं एक्सपेंशन पॉलिसीज जो थी वो ब्रिटिशर्स की क्या थी यहाँ पे, जिसमें सबसे पहले सब्सिडरी अलायंस को देखते हैं। सब्सिडरी अलायंस जो थी वो डलहौजी ने शुरू की थी। देखिए जो मेन काम किए गए थे ना, डलहौजी जो थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा ज़ील थी कि मतलब हमारा जो ब्रिटिश एम्पायर है वो एक्सपेंड हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो थी वो डलहौजी ने शुरू की थी। तो सब्सिडरी अलायंस भी इन्होंने शुरू की थी। यहाँ पे बेसिकली क्या था कि जो किंगडम्स थी उनको अगर ब्रिटिशर्स की हेल्प चाहिए, मतलब ना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे हमारे देश में, हमेशा ये दिक्कत रही है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में क्या होते थे, वो ब्रिटिशर्स के पास जाते थे, हेल्प मांगते थे। ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि ठीक है हम आपकी हेल्प करेंगे, पर क्या होगा कि हमारी जो ट्रूप्स है, हमारी जो सेना है वो आपके एरिया में एस्टैब्लिश रहेगी। उससे क्या होता था, ब्रिटिशर्स को फायदा, धीरे धीरे वो उसको ऑक्यूपाई कर लेते थे। तो सब्सिडरी अलायंस के अंदर क्या था कि ब्रिटिश ट्रूप्स जो थी वो मेंटेन रहती थी किंगडम्स के अंदर। और यहाँ पे कौन कौन से थे ऐसे जिनके अंदर किंगडम सब्सिडरी अलायंस के अंदर आए थे, तो वो थे मैसूर, हैदराबाद एंड राजपूत जो कि इनिशियली आए थे। ठीक है, बाद में और भी आ गए। फिर उसके बाद आया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो अगेन डलहौजी ने शुरू किया था। उसमें क्या कहा गया कि अगर कोई राजा है उसका खुद का बेटा नहीं है आगे रूल करने के लिए और वो किसी सन को अडॉप्ट कर लेता है, तो वो जो अडॉप्टेड सन है उसको नेचुरल रूलर नहीं माना जाएगा और वो जो एरिया होगा वो क्या चला जाएगा, ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। अब ब्रिटिशर्स उसके रूलर हो जाएंगे। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में कहा गया। यहाँ पे 2 जो जगह हैं, जैसे झांसी, ये सबको पता है लक्ष्मीबाई जी के बारे में, तो झांसी और सतारा 2 जगह थी जो कि स्टार्टिंग में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंदर लैप्स हो गई थी ब्रिटिश रूल के अंदर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डायरेक्ट एनेक्सेशन। डायरेक्ट एनेक्सेशन क्या कि गए, हमला किया और उसको अपने पास ले लिया। ठीक है, काबू में ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंध, सूरत, पंजाब एंड लास्ट इज तंजौर। तो ये चारों जो हैं ये आ गए डायरेक्ट एनेक्सेशन में। इसी के साथ यूरोपियंस इन इंडिया हम कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। अब हम सारे सब्जेक्ट्स को जो है वो माइंड मैप से शुरू करने जा रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे मैं PDFs अपलोड करती हूँ अकॉर्डिंग टू योर रिस्पॉन्स ऑन वीडियो, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।